हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूअर यूट्यूब चैनल UEHBSC क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के इस चैप्टर में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 मानव भूगोल की जो हमारी बुक है उसका दूसरा अध्याय हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो चैप्टर शुरू करने से पहले जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर जो था चैप्टर नंबर 1 का, उसमें हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि LNC सैंपल कहाँ की रहने वाली थी। तो उसका सही जवाब जो दिया वो दिया है हमारे एक सब्सक्राइबर है राहुल बिश्नोई, जिन्होंने उसका सही आंसर दिया है। उसका ऑप्शन था सी, ऑप्शन सी उसका सही करेक्ट आंसर था। LNC सैंपल अमेरिका की रहने वाली थी। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है जी विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो पहले चैप्टर के नेम के बारे में ही हम जो डिस्कस कर लेते हैं। विश्व यानी कि वर्ल्ड, जनसंख्या जन यानी कि लोग, संख्या यानी कि विश्व में लोग किस टाइप से वितरित है, यानी कि वितरण क्या है जी, उनका फैलाव। वितरण आप ऐसे मान सकते हैं फैलाव, यानी कि विश्व में लोग किस टाइप से वितरित हैं, किस टाइप से फैले हुए हैं। घनत्व क्या है वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, तब आपको सही समझ आएगा। और जनसंख्या वृद्धि क्या है वो भी हम चैप्टर में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले जो भूगोलवेता आए हमारे अर्थशास्त्री आए जॉर्ज बिक्रेसी, इन्होंने जो है एशिया के बारे में एक टिप्पणी की, कुछ डायलॉग दिए एशिया के बारे में। इन्होंने क्या कहा जी, इन्होंने कहा जी एशिया के बहुत कम भाग पर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा भाग पर बहुत कम लोग रह रहे हैं। इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से समझिए। इन्होंने क्या कहा कि सपोज करो कि ये एशिया है, ये एशिया महाद्वीप है, तो इसके बहुत कम भाग पर, मान लो ये इतना भाग, इस पर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, और ये जो बहुत ज़्यादा वाला भाग था, बाकी जो पार्ट बच गया, इस पर बहुत कम लोग रह रहे हैं। इन्होंने ये बात कही, तो कुछ नई बात नहीं कही। हमने जो आगे आपको ये डाटा दिखाएंगे, ये डाटा देखने के बाद आप बोलोगे कि हाँ जॉर्ज बिक्रेसी ने बिल्कुल सही बात कही, नॉर्मल सी बात कही है इन्होंने। ठीक है, तो एक बार इन्होंने जो डेफिनेशन दी, वो जो इन्होंने टिप्पणी की वो देख लें। इन्होंने कहा कि एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रह रहे हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रह रहे हैं। तो इन्होंने कुछ नई बात नहीं कही। हम जो आगे डाटा देखेंगे, वो डाटा देखने के बाद आप खुद कहोगे कि हाँ बात तो इन्होंने बिल्कुल सही की है। फिर कुछ NCERT ने डाटा डिफाइन किया, जहाँ से MCQ क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या जो है भूभाग के 10% भाग पर ही जो है निवास कर रही है। यानी कि विश्व की जितनी भी जनसंख्या उसका 90% जो हमारे पास टोटल भूभाग है उसके 10% भूभाग पर ही जो है निवास कर रहा है। यानी कि बाकी का जो 90% जो भूभाग है उस पर 10% जनसंख्या जो है निवास कर रही है। अब आगे देखें कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देश हैं। कोई भी जो 10 पहले जो 10 सर्वाधिक आबाद देश हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उनमें जो है विश्व की जनसंख्या जितनी भी है उसका 60% हिस्सा उन पहले 10 देशों में ही जो है निवास करता है। अब जो है आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि हमने यहाँ पर ये पृथ्वी बनाई है। अब पृथ्वी पूरी गोल नहीं होती, कि इसके बारे में थोड़े से और जो है डिस्कस कर लेते हैं कि जो पृथ्वी जो है वो लगभग आपके आलू की शेप की होती है, या फिर अंडे की शेप की मान लिया आप, लगभग कुछ ऐसी होती है। ठीक है, अब भूगोलवेताओं ने क्या किया जी, भूगोलवेताओं ने जो है इसका जो एक मीन लाइन इस पर जो बना ली। मीन लाइन यानी कि आप ऐसे एक एवरेज लाइन बना ली, यानी कि ऐसे कुछ डॉटेड लाइन इसके ऊपर जो है काल्पनिक रेखा जो है इस पर ड्रॉ कर ली, जो कि गोल थी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जो बाहर वाला हिस्सा था वो कट गया और जो अंदर था वो इसके अंदर ही रह गया। तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं जी जियोड। ठीक है जी, अब जब इस लाइन के अंदर जब हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसके जो ये जियोड है इसके अंदर जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसको बोलते हैं जी जियोलॉजी। और जब ये जो सरफेस जो भूगोलवेताओं ने जो ये डॉटेड लाइन बनाई है इसके ऊपर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं जी जियोग्राफी। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं भाई, इस जियोड के अंदर जाएंगे, पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, लावा। तो वहीं से आप ऐसे याद रख सकते हैं भाई, अंदर की तरफ जब अध्ययन करेंगे यानी कि जियोलॉजी का अध्ययन हम करेंगे, और जब इसके सरफेस के ऊपर का जो अध्ययन है वो जियोग्राफी उसको बोलते हैं। अब जरा आप ध्यान से देखें कि हमने पृथ्वी बनाई है, उसका जो ये बिल्कुल आप जो सेंटर से जो इसके मध्य से जो काल्पनिक रेखा जाती है 0 डिग्री पर, वो है जी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं जी उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे वाला पार्ट है जो उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये आप +1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो उत्तरी ध्रुव है उस पर
कुल जनसंख्या का, जो जितनी भी जनसंख्या उसका 85% हिस्सा जो है जी निवास करता है। देखो कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इस पर अकेले पर ही 85% निवास कर रहा है, और जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर 15%, टोटल जनसंख्या का 15% हिस्सा ही निवास कर रहा है। अब कुछ और इसके अंदर गहराई में जाकर आप डिस्कस करते हैं कि जो ये 85% है, इसमें भी कुछ और टर्म जो डिफाइन किया है। इस 85% का 3/4 भाग, यानी कि लगभग यूं मान लें 75% पार्ट जो है अकेले यूरेशिया में रहता है जी। जनसंख्या का 75%, इस 85% में से भी 75% भाग जो है यूरेशिया में रहता है। यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया, और जो ये 75% पार्ट जो है यूरेशिया में रहता है, इस 75% में से भी 60% पार्ट जो है जनसंख्या का अकेले एशिया में रहता है। अब आप बताओ कि जब टोटल जनसंख्या का 60% हिस्सा जो एशिया में रहता है, तो जॉर्ज बिक्रेस्सी ने जो बात कही वो कोई नई बात नहीं है जी। आप इस डाटा के से अनुमान लगा सकते हैं बिल्कुल। अब देखें जी, जो ये 85% जो जनसंख्या थी, 85% जनसंख्या जो उत्तरी ध्रुव में निवास करी थी, और 15% जनसंख्या जो है दक्षिणी ध्रुव में निवास करी थी। इस 85% में से भी 80% जनसंख्या जो है, इस 85% में से 80% जनसंख्या जो है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में निवास करती है जी। जो ये हमने यहाँ पर जो ये मार्कर से हमने डिफाइन किया है, इस वाले पार्ट में 80% जनसंख्या जो है निवास करती है जी। और बाकी की जनसंख्या जो रह गई 5% जनसंख्या, टोटल 85% उत्तरी ध्रुव में थी जी, टोटल 85% थी। अब 80% तो जो है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में रह गई। बाकी की जो 5% जनसंख्या है, बाकी की जो 5% जनसंख्या वो इस वाले पार्ट में जी, इस वाले पार्ट में, और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसमें निवास करती है। तो ये डाटा देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि जॉर्ज बिक्रेस्सी ने जो बात कही वो कोई नई बात नहीं थी जी। विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है जी। ऐसा क्यों है जी? क्योंकि जो सभी स्थान है ना वो रहने के लिए अनुकूल नहीं है। जो स्थान रहने के लिए अनुकूल है वहां पर जनसंख्या ज़्यादा है जी। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ये जो जनसंख्या ज़्यादा वाला पार्ट है, ये वही पार्ट है जी तटीय क्षेत्रों में, यानी कि जहाँ पर पानी की अच्छी सुविधा है उसी वाले पार्ट में जनसंख्या ज़्यादा है। यानी कि महाद्वीप में जो तट वाला भाग है, तट वाला जो भाग है उस भाग में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। किसके कंपैरिजन में? जब आप महाद्वीप के अंदर जाते हो, सपोज करो कि ये कोई महाद्वीप था, जब आप और इसके यहाँ पर तट लगता है जी, तो जो इसका तटीय भाग है उन भागों में जनसंख्या ज़्यादा होगी जी। किसकी कंपैरिजन में? जब आप इस महाद्वीप के अंदर वाले पार्ट में जाओगे उसके कंपैरिजन में। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर जो है डिफाइन किया है कि महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या जो है ज़्यादा होती है। इस साइड मुखला यानी कि इस जो महाद्वीपों का तटीय क्षेत्र जो भाग है उनमें जनसंख्या ज़्यादा होती है। किसकी कंपेरिजन में? उनके अंदर वाले पार्ट की कंपेरिजन में जी। तो यहाँ पर तो जो है हमने चैप्टर का सिर्फ आपको जो चैप्टर से जोड़ने की कोशिश की है। अब हम चैप्टर के अंदर चलेंगे जी, है ना। यहाँ तक तो सिर्फ आपको चैप्टर से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो अब हम चैप्टर के अंदर चलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अगला जो टॉपिक जो हमारा है इसमें वह जी जनसंख्या घनत्व। तो इससे जो है हमें जो है लॉन्ग टाइम तक काम लेना है जी। तो इसे रटे ना, बिल्कुल ध्यान से समझ लें। इसे समझने के बाद आप खुद ही जो है इसके डेफिनेशन बना सकते हैं अपने तरीके से। तो चीज़ को समझे, चीज़ क्या है कि कोई भी क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र, सपोज करो कि ये कोई भूमि का कोई भी टुकड़ा है जी, इस पर जितने भी लोग रह रहे हैं, कितने भी रह रहे हो, इस पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी संख्या और इस भूमि का जो भी क्षेत्रफल है उसके बीच का जो अनुपात होगा उसे बोलेंगे हम जनसंख्या घनत्व जी। अब यही बात जो हमने यहाँ पर लिखी है जी, सही सिस्टमेटिक ढंग से। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, कि किसी जगह क्षेत्र या फिर प्रदेश बोलते हैं, उसमें रहने वाले लोगों व उस भूमि के बीच के अनुपात को जो है जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब देखें, जो भूमि का जो प्रत्येक इकाई क्षेत्र होता है उसमें उस पर जो रहने वाले लोग हैं उनके पोषण की जो है क्षमता होती है जी। तो उसके बीच में जो अनुपात है वो जो उचित अनुपात रहना चाहिए, और उसी अनुपात को जो है जनसंख्या घनत्व बोलते जी। और इसे मापा किस में जाता है जी? इसे मापा जाता है जी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों में जो इसे मापा जाता है जी। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है जी। इसका जो सूत्र जो है वह है जी जनसंख्या घनत्व इज इक्वल टू जनसंख्या बाय कुल क्षेत्रफल। अब देखें ये जो है ये जी गणितीय मेथड,
जो जनसंख्या घनत्व है उसका कौन सा प्रकार है जी? गणितीय मेथड भी बोल सकते हैं, गणितीय जनसंख्या घनत्व भी बोल सकते हैं आप इसमें। इसके अलावा जो इसके 5 प्रकार और हैं जी, कौन कौन से हम बोल देते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो लिख लें, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो है एक ही डिफाइन किया जी, एक ही प्रकार डिफाइन किया है। उसके अलावा जो है इसके चार प्रकार और है जी। एक तो हमने बता दिए गणितीय में भी आपको ये लिखना है जनसंख्या बाय। तो देखिए एनसीईआरटी ने जो है गणितीय जनसंख्या घनत्व जो है जो इसे इन्होंने सिर्फ जनसंख्या घनत्व जो है डिफाइन किया है, यानी कि ये जो गणितीय मेथड है जनसंख्या घनत्व का। इसके अलावा कायिक घनत्व भी होता है, कृषि घनत्व भी होता है, पोषण घनत्व भी होता है और आर्थिक घनत्व भी जो है होता है जी। जो आर्थिक घनत्व है उसे उसका जो सूत्र है वो है जी कुल जनसंख्या बटा कुल संसाधन। जो कायिक घनत्व है उसका जो सूत्र होता है वो होता है जी कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि भूमि क्षेत्र। इसे आप लिख लें अगर कोई इंटरेस्टेड है। और कृषि घनत्व जो होता है वो है जी कृषक जनसंख्या बटा कुल कृषि भूमि क्षेत्र। और पोषण घनत्व जो निकालने का जो मेथड है हमारे पास, उसमें जो सूत्र होता है वो होता है जी कुल जनसंख्या बटा भोज्य फसलों का जो क्षेत्र है। तो एनसीईआरटी ने सिर्फ ये डिफाइन किया, आप इतना भी याद रख सकते हैं। अब जो है जनसंख्या घनत्व अगर आपको समझ आ जाता है, ये समझना जरूरी है जी जनसंख्या घनत्व। इसी पर जो है आगे जो टर्म डिफाइन की गई है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो है 3 आबादी वाले क्षेत्र डिफाइन कर दिए जी। कौन से? संगन जनसंख्या घनत्व आबादी वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या घनत्व आबादी वाले क्षेत्र और विरल जनसंख्या घनत्व आबादी वाले क्षेत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगन आबादी वाले क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या होता है कि जी प्रति वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्ति रहते हैं वो जो है 200 या फिर इससे अधिक हो सकते हैं, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति या फिर इससे ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं जी। इस क्षेत्र में जो संगन जनसंख्या घनत्व आबादी वाला क्षेत्र है, इसका एग्जाम्पल है जी यूएसए, पूर्वी एशिया। जनसंख्या घनत्व आपको जरूरी समझ आना चाहिए, तभी आपको ये जो है समझ आएंगे। क्योंकि हमने पहले बताया कि जनसंख्या घनत्व क्या था कि भूमि है उस पर कितने लोग रह रहे हैं, उनके बीच का जो अनुपात है उसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं जी। और इसे प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं इस बात से इसे मापा जाता है जी। अब इसी के आधार पर जो है संगन जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र और विरल जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र में जो है इसकी जो आगे टर्म डिफाइन करते जी। अब जो संगन जो जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र या फिर संगन आबादी वाला क्षेत्र जो है उसमें इन्होंने जो बोला जी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है 200 व्यक्ति या फिर इससे ज़्यादा व्यक्ति अगर निवास करते हैं तो उस क्षेत्र को हम बोलेंगे संगन जनसंख्या घनत्व आबादी वाला क्षेत्र। उसके बाद आया जी मध्यम जनसंख्या घनत्व आबादी वाला क्षेत्र। इसमें क्या होगा जी, इसमें जो है व्यक्ति जो है 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में अगर निवास करते हैं तो उस क्षेत्र को हम बोलेंगे जी मध्यम जनसंख्या घनत्व आबादी वाला क्षेत्र। इसका एग्जाम्पल है जी नॉर्वे और स्वीडन। उसके बाद है जी विरल जनसंख्या घनत्व आबादी वाला क्षेत्र। तो उसमें क्या है जी, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर में एक व्यक्ति, प्रति वर्ग देखो कितना डिफरेंस आ गया, प्रति वर्ग किलोमीटर में एक व्यक्ति या फिर उससे कम निवास करता हो तो उस क्षेत्र को जो हम बोलेंगे जी विरल जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। इसका एग्जाम्पल दिया जी उन्होंने उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो आई होप कि आपको ये टर्म जो क्लियर रही होगी। अगर कुछ डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं कि जनसंख्या घनत्व को, जनसंख्या वितरण को, यानी कि जनसंख्या किस टाइप से विश्व में फैली है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो देखिए हम जो है इसमें भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक और राजनीतिक कारक जो है इसके हम जो है पढ़ेंगे। तो जो इसका जो फर्स्ट कारक है वो जी भौतिक कारक। भौतिक कारक जो हमने इसको आप ऐसे याद रखें कि जो हमने +1 क्लास में जो बुक पढ़ी थी, +1 क्लास में जो हमने बुक पढ़ी थी वो था जी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो उसी के आधार पर आप इसे याद रख सकते हैं। भौतिक भूगोल, इसमें क्या होगा, भौतिक कारक में क्या होगा कि प्रकृति से जुड़ी जो चीज़ें हैं, प्रकृति से जुड़ी चीज़ें कौन सी जी, जैसे जल की उपलब्धता है, भू आकृति है, जलवायु है, मृदा है, ये क्या है, सारी प्रकृति से जुड़ी चीज़ें हैं। तो ये कैसे जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, ये चीज़ें हम इस कारक में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले जो इस भौतिक कारक में जो है वो जी जल की उपलब्धता। अब जल की उपलब्धता को हमने जो है आगे जो है यहाँ पर लिखकर जो डिफाइन नहीं किया, क्योंकि हम +2 क्लास में और इस पर जो है कोई भी स्टूडेंट जो आसानी से जो है इस पर अपनी तरफ से बना के लिख सकता है। फिर भी हम बता देते हैं कि जो जल की उपलब्धता जो है वो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करती है। अब देखें, किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर लोग रहते हैं जल की उन्हें जरूरत पड़ेगी जी, भोजन बनाने के लिए, पशुओं के लिए, कृषि करने के लिए, कपड़े धोने हैं, तो वो क्षेत्र जहाँ पर जल जो है लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, तो उस क्षेत्र में जो है कॉमन सी बात है जी जनसंख्या ज़्यादा होगी। अब जो गंगा का मैदान है उस क्षेत्र में अब देख लें, वो उपजाऊ क्षेत्र भी है, प्लस वहाँ पर जो है पानी की जो है सुविधा भी अच्छी है जी, तो वहाँ पर जनसंख्या जो है ज़्यादा है जी। उसके बाद जो इन्होंने जो डिफाइन किया वो जी भू-आकृति कैसे प्रभावित करती है जी। अब जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी जी, किस क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा। सिंपल सी बात है कि मैदानी जो क्षेत्र होगा वहाँ पर जो है एक तो कृषि आसानी से होगी जी, ठीक है। दूसरा, हम अगर भवन निर्माण की अगर बात करें तो वो भी जो आसानी से हो जाएगा जी। अगर हम रेल मार्ग बिछाने की बात करें या फिर सड़क निर्माण की अगर बात करें तो इन मैदानी क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा जो है आसानी से जो है सुविधा ये उपलब्ध हो जाएगी जी। तो सिंपल सी बात है, पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो ये भी जो जनसंख्या वितरण को जो है प्रभावित करता है जी। इसमें एग्जाम्पल उठाया जी, गंगा का मैदान जो है संघन आबादी वाला क्षेत्र है, जबकि जो हिमालय के जो पर्वतीय भाग उनमें विरल जनसंख्या जी। कारण सिंपल सा है जी, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है सड़कों जो संसाधन जो है हमारे पास, जैसे कि रेल मार्ग बिछाना है, अगर सड़क मार्ग बिछाना है तो इन क्षेत्रों में जो है आसान हो जाता है जी पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा। तो इसी कारण जो इन क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा है किन कंपैरिजन में, पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा, है ना। उसके बाद जो भौतिक कारक में जो इन्होंने आगे डिफाइन किया वो है जी जलवायु, कि जलवायु किसी क्षेत्र की जनसंख्या को कैसे प्रभावित करती है। तो जी इसमें जो है तो देखिए जलवायु भी जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है जी। कैसे, अब देखें कि कोई क्षेत्र है, मान लो अगर हम रेगिस्तान की अगर हम बात कर लें तो क्या होता है कि दिन में जो है वहाँ पर जलवायु गर्म होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जी, और रात में जो है बहुत ज़्यादा ठंड होती है जी। तो वहाँ पर जो जलवायु जो परिवर्तन है वो ज़्यादा होता है जी, तो वो जो है वहाँ पर जो लोग ज़्यादा जो रहना पसंद नहीं करते जी। वहीं अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मौसमी परिवर्तन बहुत कम होता है, जैसे कि हमारा पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो जलवायु में परिवर्तन बहुत कम होता है जी, तो ये क्षेत्र जो है अपने और लोगों को रहने के लिए आकर्षित करते हैं जी। तो एक एग्जांपल इन्होंने उठाया कि जी भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है वहाँ पर जो वहाँ की जो सुखद जलवायु क्यों है जी, क्योंकि जो वायु होती है उसमें नमी होती है जी, ठीक है। तो सुखद जलवायु जी, और प्राचीन काल से जो है ये बसे हुए हैं जी। इसका जो इन्होंने एग्जांपल दिया, आप एज ए स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अब मृदाएं इस पर हमें जो डिफाइन करने की आपको जरूरत नहीं है जी, क्योंकि मृदाएं सिंपल सी बात है जी, जहाँ पर उपजाऊ भूमि होगी उस क्षेत्र में जनसंख्या ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी जी। तो ये भी जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है जी। इसमें आप ऐसा दे सकते हैं कि जो गंगा का मैदान है वो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, वहाँ की जो मिट्टी जो है वो उपजाऊ है ना। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मृदा अच्छी है, जो जलोढ़ मिट्टी वाला जो हमारा भाग है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है जी। संघन जनसंख्या क्यों है, क्योंकि मृदा जी उपजाऊ भूमि है, वहाँ पर कृषि जो है अच्छी होती है जी, इसी कारण जो है वहाँ पर संघन जनसंख्या पाई जाती है। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक का फर्स्ट कारक भौतिक कारक जो है हमने डिस्कस किया जी। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके जो है आर्थिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी जो है इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है जी, यूरेशिया में जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है। ध्यान से देखें क्वेश्चन को कि यूरेशिया में, यूरोप प्लस एशिया में जनसंख्या का कितना % हिस्सा जो है निवास करता है जी। ऑप्शन ए है जी 75%, ऑप्शन बी है जी 60%, ऑप्शन सी है जी 85% और ऑप्शन डी है जी 15%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके जो है बताएंगे। सो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।